नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम तराइन के पहले युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, इस युद्ध में किसकी पराजय हुई, किसकी विजय हुई, इस युद्ध में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का क्या हाल हुआ, ये युद्ध क्यों हुआ, किन कारणों की वजह से हुआ, इन बातों के बारे में या हमारे ये जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के जवाब मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज हम देखेंगे तराइन के प्रथम युद्ध को कि यह युद्ध किस प्रकार से हुआ। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा अपना टॉपिक, तराइन का पहला युद्ध। तो तराइन का जो पहला युद्ध है वो हुआ था 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। अगर हम देखें इस युद्ध के बारे में तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की पराजय होती है। तो देखते हैं हम हमारा आज का ये टॉपिक कि गजनी, देखो अरब कंट्रीज है गजनी। गजनी का जो शासक था वो था गयासुद्दीन। कौन था? गयासुद्दीन गजनी का शासक था। गियासुद्दीन गजनी का शासक था। 1173 ईस्वी में 1173 ईस्वी में जो गियासुद्दीन है उसने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन गोरी को गजनी का शासक बनाया। किसे शासक बनाया? गियासुद्दीन ने अपने छोटे भाई को 1173 ईस्वी में शासक बनाया, जिसका नाम था शहाबुद्दीन गोरी, जो भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? मोहम्मद गोरी के नाम से भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। तथा इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। कहां पर आक्रमण किया? मुल्तान पर आक्रमण किया। अब मुल्तान कहां है? तो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर मुल्तान स्थित है। मुल्तान पर उसने आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। मुल्तान पर उसने आक्रमण किया और मुल्तान को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु गुजरात पर जब उसने आक्रमण किया तो गुजरात के जो चालुक्य शासक थे उनके हाथों उसे पूर्ण रूप से पराजय प्राप्त हुई, यानी कि वो हार गया, जीत नहीं पाया। तो हारने के बाद में उसने हार नहीं मानी और पुनः वह अपनी जो सेना थी उसको एकत्रित करता और फिर भारत पर आक्रमण करता। इस प्रकार से उसने सिलसिलावार चालू ही रहे उसके आक्रमण और लगभग उसने 11 बार भारत पर आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 11 बार आक्रमण किया। इसके बाद में क्या होता है कि उसने क्या किया? चौहान वंश यानी कि पृथ्वीराज चौहान था, उसकी जो सीमाएं थी उसके साम्राज्य की, उन सीमाओं पर वह पहुंच गया था मोहम्मद गोरी। तो धीरे धीरे वह सीमाओं की ओर बढ़ रहा था और इस पर चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान उस पर नजर रखे हुए था। तो इनके बीच में जो संबंध इनके बिगड़े उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि मोहम्मद गोरी जो था वह पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं के अंदर प्रवेश कर रहा था। ठीक है। अब मैंने जो भी आपको अभी तक की जो कहानी मैंने आपको सुनाई है उसको एक बार अपन लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए और आपके नोट्स भी बन जाए।
तो अपन देखते हैं कि गजनी का शासक यानी कि गजनी का शासक कौन था? गियासुद्दीन। कौन था? गियासुद्दीन। गियासुद्दीन गोरी। गजनी का शासक है गियासुद्दीन गोरी। गजनी क्या है? एक अरब साम्राज्य। ठीक है। यहाँ का शासक कौन था? गियासुद्दीन गोरी। लेकिन इसके बाद में क्या होता है? गियासुद्दीन गोरी ने क्या किया? गियासुद्दीन गोरी ने इसने 1173 ईस्वी में 1173 ईस्वी में गियासुद्दीन गोरी ने अपने छोटे भाई को, यानी कि 1173 ईस्वी में अपने छोटे भाई को, इसका जो छोटा भाई था उसका क्या नाम था? छोटे भाई का क्या नाम था? तो छोटे भाई का नाम था शहाबुद्दीन। क्या नाम था? शहाबुद्दीन गोरी को गजनी का गवर्नर बनाया। गजनी का गवर्नर बनाया। क्या बनाया? गजनी का गवर्नर बनाया। किसने? गियासुद्दीन ने। किसे बनाया? शहाबुद्दीन गोरी को गजनी का क्या बनाया? गवर्नर बनाया। गवर्नर का मतलब ये होता है कि राज्यपाल। एज इट इज क्या? राज्यपाल यानी कि अब क्या हो गया? ये जो शहाबुद्दीन है पूर्ण रूप से गजनी का क्या बन गया? राज्यपाल बन गया। एक तरीके से वहां का वो क्या बन गया? शासक बन गया। अब वहां का वो शासक बन गया है तो वह अपनी मन मर्जी से साम्राज्य को चलाएगा। तो फिर क्या होता है कि यह 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन गोरी जो है वो गजनी का गवर्नर बन गया। अब यही जो शहाबुद्दीन गोरी है वो यह शहाबुद्दीन गोरी भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। देखो ये जो शहाबुद्दीन गोरी है, ठीक है, इसको मेरे साथ में नोट कर लेना। शहाबुद्दीन गोरी जो है, शहाबुद्दीन गोरी भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखो अपन बात करते हैं कि मोहम्मद गोरी जो है उसको अपन भारत में भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? मोहम्मद गोरी कहा जाता है। लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम है शहाबुद्दीन गोरी। शहाबुद्दीन गोरी किसका भाई था? गियासुद्दीन गोरी का छोटा भाई था। गियासुद्दीन गोरी ने 1173 ईस्वी में अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन गोरी को गजनी का गवर्नर बनाया। इसको गजनी का गवर्नर बनाने के बाद में इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। ठीक है, 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और इसमें इसको विजय प्राप्त होती है। आक्रमण किया और इसमें इसको विजय प्राप्त हुई। इसके बाद में क्या होता है कि उसने 1178 ईस्वी में पुनः 1178 ईस्वी में
1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में इसने 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन चालुक्यों ने उसे पराजित कर दिया। लेकिन चालुक्यों ने उसे पराजित कर दिया। अभी क्या बताएं कि इसने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर उस समय अधिकार किसका था? चालुक्यों का अधिकार था। चालुक्यों ने इसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। एक बार देख लेना, मोहम्मद गोरी कौन है? तो गियासुद्दीन गोरी का भाई है। गियासुद्दीन गोरी ने 1173 ईस्वी में अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन गोरी को गजनी का गवर्नर बनाया। गजनी का गवर्नर बनाने के बाद में यही शहाबुद्दीन गोरी जो है वह भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध है। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। 1170 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया और जो चालुक्य हैं उन्होंने इसको पराजित कर दिया। नोट कर लीजिए आप, ताकि अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि ये जो अपन इस एक तरीके से देख लेते हैं, ये जो है हमारा भारत, ठीक है। समझने के लिए हमने ये बनाया है भारत, वर्तमान भारत, और उस समय ये देख लेते हैं इस तरीके से ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मोहम्मद गोरी है वो यहाँ का शासक है, गजनी, ठीक है। कहाँ का? गजनी का, ठीक है। अब गजनी का शासक होने के बाद इसने क्या किया? गवर्नर बना दिया यहाँ का। इसने यहाँ मुल्तान पर आक्रमण कर दिया, मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान को जीतने के बाद में ये लाहौर में इस आसपास के ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो जाता है? शहाबुद्दीन यानी कि मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। अब ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहाँ वाला, इस क्षेत्र पर क्या होता है? ये जो क्षेत्र है यहाँ आ जाता है दिल्ली, ठीक है, ये आ गया दिल्ली। ये जो क्षेत्र आ गया कौन सा? अजमेर। और यहाँ जो क्षेत्र है सरहिंद, ये सरहिंद का क्षेत्र है, कौन सा? सरहिंद। ये जो सरहिंद का दुर्ग है ये सीमांत, ठीक है, यहाँ पर चौहानों का शासक था, यहाँ सरहिंद का, ठीक है। ये जो सरहिंद है यहाँ पर किसका शासन था? तो पृथ्वीराज का शासन था। पृथ्वीराज तृतीय का अधिकार था सरहिंद पर। अब पृथ्वीराज तृतीय का अधिकार था यहाँ पर। अब ये गजनी से ये जो मोहम्मद गोरी है वो यहाँ आ गया। यहाँ पर आने के बाद में अब ये दोनों क्या बन गए? पड़ोसी बन गए। ये सीमा इसकी होगी और यहाँ तक का ये क्षेत्र इसका हो गया। अब क्या होता है? सीमा विवाद। आपको पता है कि वर्तमान समय में भी जितने भी देश हैं उनकी हर किसी न किसी देश के सीमा विवाद है। तो उस समय पर भी सीमा विवाद था। तो सीमा विवाद को लेकर के हल्की हड़प झड़प होती थी, इनके मध्य युद्ध होते थे छोटे मोटे। तो ये जो सीमा थी उस पर फिर क्या होता है कि ये जो गोरी है वह क्या होता है? अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। क्या करना चाहता है? साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। अब भारत मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होने का क्या कारण था? तो कारण यही था कि जो मोहम्मद गोरी था वो क्या करना चाहता था? युद्ध का कारण देखिए तो साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। कौन? मोहम्मद गोरी। एक तो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। युद्ध के कारण देखने,
इनके मध्य युद्ध क्यों हुआ? तो कारण देख रहे हैं, तो पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण क्यों किया? तो साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। दूसरा क्या था? देखो, साम्राज्य का विस्तार हर कोई राजा ये चाहता है कि मेरे आस पड़ोस के जितने भी शासक हैं वो किसके अधीन रहे? मेरे अधीन रहे। मेरे अधीन रहने के कारण यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। उसने अपना साम्राज्य बहुत ही फैलाना चाहता था। वह चाहता था कि संपूर्ण भारत पर उसी का अधिकार रहे, इसलिए उसने सीमा विवाद का कारण बना। दूसरी जो बात है वो ये है कि जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत के अंदर आए वे किसके लालच में आए थे? धन की लालच में। तो धन प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए अब क्या होता है कि इसके मोहम्मद गौरी ने सुना था कि मोहम्मद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था तो वह सोमनाथ जो मंदिर है वहां से बहुत सारा धन लूट करके लेकर के गया था। तो उसके बारे में इसने सुना था कि भारत के अंदर बहुत ही धन संपदा है, तो यहाँ अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो साम्राज्य विस्तार के लिए उसको धन की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? धन की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि मैं भारत पर आक्रमण करूंगा, भारत पर आक्रमण करूंगा तो वहां से मुझे अनिश्चित मात्रा में धन प्राप्त होगा। उस धन के माध्यम से मैं अच्छी सेना बनाऊंगा। सेना बनाने के बाद मैं आस पड़ोस के जितने भी शासक हैं उन सबको पराजित करूंगा। इसी उद्देश्य के साथ में उसने आक्रमण किया, तो धन प्राप्त करने के लिए। तीसरा जो कारण था वो था धर्म। धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि धर्म जो है, इनका जो धर्म है मुस्लिम धर्म को बढ़ाना चाहता था यह, इसलिए इसने आक्रमण किया था। मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देना चाहता था, इस कारण इसने यहाँ पर आक्रमण किया था। यानी कि धर्म जो था वह भी फैलाना चाहता था। तो मूल रूप से इसके ये तीन कारण माने जाते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? इसके तीन कारण माने जाते हैं। एक तो साम्राज्य विस्तार, दूसरा है धन प्राप्त करने के लिए, तीसरा है धर्म को बढ़ावा देने के लिए। इन तीन कारणों की वजह से उसने यहाँ पर आक्रमण किया था। अब हम आगे देखते हैं कि इस युद्ध में क्या हुआ, कैसे युद्ध हुआ। ठीक है, हाँ, तो अब अपन देखते हैं आगे क्या हुआ। ये तीन कारण थे, तीन कारणों की वजह से आक्रमण किया था। अब अपन आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब क्या होता है कि इसने मोहम्मद गौरी जो था उसने लगभग मुल्तान, लाहौर पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद में अधिकार करने के बाद में सरहिंद का जो दुर्ग है उस दुर्ग पर उसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में जैसे ही अधिकार किया उसने, इसकी सूचना किसे प्राप्त हुई? पृथ्वीराज चौहान को प्राप्त हुई कि मोहम्मद गौरी ने चौहान वंश के साम्राज्य में जो सरहिंद का किला है उस पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया है और इस दुर्ग को हड़प लिया है उसने। जैसे ही पृथ्वीराज को सूचना मिली, पृथ्वीराज ने क्या किया? एक सेना तैयार की। सेना तैयार इसने कर ली। अब सेना तैयार कर ली और यहां से इसको जब सूचना मिली, इन्होंने सेना तैयार कर ली। सेना तैयार करने के बाद में एक पत्र व्यवहार किया इसके साथ में, यानी कि एक संदेश भेजा कि मोहम्मद गौरी तेने मेरे दुर्ग पर अधिकार कर लिया है, तो ऐसा कर कि जो तेने दुर्ग पर अधिकार किया उस दुर्ग को छोड़ करके चला जा वापस। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि मैं वापस जाने वाला नहीं हूं, अगर है हिम्मत तो इस दुर्ग को या फिर मुझ पर आक्रमण कीजिए और इस दुर्ग को मुक्त कर लीजिए। इन्होंने कहा ठीक है। फिर क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो है उसकी सेना जो है वो आगे बढ़ती है और पृथ्वीराज चौहान भी इसकी ओर बढ़ते हैं। तो दोनों आ जाते हैं हरियाणा में। कहां आ जाते हैं?
हरियाणा का एक क्षेत्र है पानी तराइन। कौन सा क्षेत्र? तराइन। ये जो तराइन क्षेत्र है, इस तराइन क्षेत्र पर दोनों की सेनाएं आपस में मिल जाती हैं, आमने सामने आकर के खड़ी रह जाती है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज जो चौहान होते हैं, उन्होंने अपना सामंती गोविंदराज, अपना सामंती जो था कौन? गोविंदराज। गोविंदराज ये क्या होता है? इनका सामंती होता है। और बहुत सारी किताबों के अंदर गोविंदराज को उनका पुत्र भी बताया गया है। तो इसमें संशय है ये उनका सामंती था या उनका पुत्र था, यह हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जो गोविंदराज है, उसने सेना की कमान संभाली थी और इस तरफ से मोहम्मद जो गोरी है वो यहाँ तराइन के क्षेत्र में आ जाता है। अब दोनों की जो सेनाएं हैं वो तराइन के मैदान में आकर के आमने सामने खड़ी हो जाती है। आमने सामने खड़ी होने के बाद में क्या होता है? दोनों के मध्य युद्ध होता है। क्या होता है? दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में पहले जब शुरुआत हुई, उस समय दोनों जो सेनाएं थी वह डट करके मुकाबला करती हैं। इस तरफ पृथ्वीराज की सेना भी पीछे हटने का नाम नहीं लेती है, उस तरफ गौरी की सेना भी पीछे हटने का नाम नहीं लेती है। दोनों सेनाओं के मध्य बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। इतना खतरनाक युद्ध हुआ कि दोनों सेनाएं हैं वह अपने अपने स्वामियों के लिए डट करके मुकाबला कर रही थी। इस युद्ध में जब यह युद्ध चल रहा था, इसी युद्ध के बीच में मोहम्मद गोरी जो था, कौन? मोहम्मद गोरी। जो गोरी था, इस गोरी ने गोविंदराज पर एक भाला चलाया। क्या चलाया? भाला चलाया। जैसे ही इन्होंने भाला चलाया गोरी ने, उस तरफ ये जो गोविंदराज है इनके मुंह पर जाकर के लगा। तो मुंह पर जाकर के लगा तो इनके जो दांत थे वो दांत टूट जाते हैं। किसके? गोविंदराज के। गोविंदराज के क्या टूट गए? दांत टूट गए। क्या टूट गए? दांत टूट जाते हैं। दांत टूट जाने के बाद में गोविंदराज को और अधिक गुस्सा आ जाता है कि गोरी ने मेरे दांत तोड़ दिए, तो गोरी ने मेरे दांत कैसे तोड़ दिए? मैं इसका बदला लेकर के रहूंगा। फिर क्या होता है? ये जो गोविंदराज है, ये गोविंदराज कटारी से वार करते हैं। किसके ऊपर? मोहम्मद गोरी के ऊपर। इन्होंने जैसे ही कटार चलाई, कटार चलाते ही ये जो गोरी है उस गोरी को कटार लग जाती है और गोरी होता है वो घायल हो जाता है। गोरी जो था वो घोड़े पर सवार था, तो गोरी नीचे गिरने वाला था घोड़े से कि इसका एक स्वामी भक्त जो है वहां पर आ जाता है सैनिक, और उसने ये मोहम्मद गोरी को घोड़े से गिरते हुए बचा लिया और युद्ध के मैदान से लेकर के भाग जाता है गोरी को। तो ये जो गोविंदराज है, गोविंदराज इसका पीछा नहीं करते हैं गोरी का और गोरी को जाने देते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने भी ये जो तुर्क सेना थी गोरी की, उसका पीछा नहीं करते हैं। होता क्या है युद्ध के मैदान में कि एक राजा जब पराजित हो जाता है या एक राजा जब घायल हो जाता है, उसकी सेना का मनोबल टूट जाता है। जैसे ही गोरी घायल हुआ, गोरी को युद्ध के मैदान से बाहर ले जा रहे थे, सेना को पता चल गया कि हमारे जो शासक हैं या हमारे जो महाराज हैं वह क्या हो चुके हैं? घायल हो चुके हैं। तो वह सेना जो है वो आत्मविश्वास खो देती है और सेना भागने लग जाती है वापस। और मोहम्मद गोरी जो है वो भाग करके उसको सैनिक जो है उसको लेकर के चले जाते हैं। और यहाँ पर गोविंदराज और पृथ्वीराज चौहान ने भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया, सेना को जीवित जाने दिया और गोरी को भी जीवित जाने दिया। यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया और मोहम्मद गोरी को जाने दिया। अगर उसी दिन इन्होंने अगर मोहम्मद गोरी को मार दिया होता या जीवित उसको जाने नहीं दिया होता या कैद खाने में डाल दिया होता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। ठीक है, ये गोरी जो था वो कहां पर चला गया? गजनी चला जाता है। कहां? गजनी चला जाता है मोहम्मद गोरी यहां से भाग करके। इसके बाद में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान है वो बाद में तराइन के मैदान से सीधे चले जाते हैं सरहिंद पर। कहां चले जाते हैं? सरहिंद के दुर्ग पर चले जाते हैं। सरहिंद के दुर्ग पर जाने के बाद में वहां पर मोहम्मद गोरी ने अपना दुर्ग रक्षक नियुक्त किया था।
दुर्ग रक्षक जो था उसको नियुक्त किया था, दुर्ग रक्षक को नियुक्त किया था जिसका नाम था दुर्ग रक्षक। यहाँ पर उन्होंने नियुक्त किया था, उस दुर्ग रक्षक का नाम था काजी जियाउद्दीन। क्या नाम था? काजी जियाउद्दीन। काजी जियाउद्दीन। ये जो काजी जियाउद्दीन है वह वहां पर दुर्ग का रक्षक बना करके नियुक्त किया था। किसने इसको दुर्ग रक्षक किसने बनाया था? सरहिंद का। तो इस गोरे ने बनाया था, दुर्ग का रक्षक बनाया था सरहिंद के किले पर। तो जैसे पृथ्वीराज चौहान ने वहां पर आक्रमण किया और ये जो दुर्ग रक्षक है काजी जियाउद्दीन, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कहाँ लाया जाता है? अजमेर। इसको कहाँ कर लाते हैं? गिरफ्तार करके अजमेर ले आते हैं। अजमेर लाने के बाद में जो पृथ्वीराज चौहान है वह इस काजी जियाउद्दीन को जीवित छोड़ देते हैं, इसको माफ कर देते हैं और पुनः गजनी भेज देते हैं। और इस प्रकार से इस तराई के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। किसकी विजय होती है? पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। वह अपनी विजय की जश्न में डूब जाते हैं, बहुत ही मौज मस्ती करते हैं, सुआ और सुंदरी में खो जाते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन के पहले युद्ध में किसे सफलता मिली? पृथ्वीराज चौहान को सफलता मिली। मोहम्मद गोरी हार गया और कहां लौट गया? गजनी लौट जाता है। इस प्रकार से तराइन का जो पहला युद्ध है वो समाप्त होता है। मित्रों, आपको यह क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों और दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो सबके काम आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत आपका।